हम लोग बात करने वाले थे हिस्टोरिकल स्कूल, और हिस्टोरिकल स्कूल से पहले कौन सा था? नेचुरल स्कूल। कानून क्या है, इसकी सोचने की शुरुआत नेचुरल स्कूल से ही हुई। और चूंकि सोचने से कानून इसका निर्माण हुआ, तो एक बेसिक विवाद ये तो जन्म लेना ही था कि कानून का जन्म विचार से होता है, यह कानून का जन्म अनुभव से होता है। प्रारंभिक बात यह है कि कानून का जन्म विचार इससे माना गया। आप नेचुरल स्कूल देखें तो वहां विचार इससे कानून पैदा हो रहा है, क्योंकि वो तो ये मान रहे हैं कि राज्य का जो कानून है ये तो उस विचार को जो कानून में है, या उस विचार को जो कानून है इनफैक्ट, उसको व्यवहारिक तौर पर कानून बना देने की प्रक्रिया मात्र है। ठीक है, वो राज्य का जो कानून है, जिसे राज्य ने कानून के रूप में मान्यता दी है, उसके बारे में प्राकृतिक विधि विचार को उनका जो मत है, जो प्राकृतिक विधि विचारक है उनका मत तो यही है कि राज्य का जो कानून है, ये कानून तो सिर्फ मान्यता है उस विचार की जो इनफैक्ट कानून है, और जो इनफैक्ट कानून है वो तो अमूर्त है, यानी उसे दिखाया नहीं जा सकता, क्योंकि जो इनफैक्ट कानून है वो तो ईश्वर की इच्छा है, यह अंतर विवेक का आदेश है, और जो अंतर विवेक का आदेश है वो तो सोच है। तो एक सोच, चाहे उसे ईश्वर की इच्छा कहिए और चाहे अंतर विवेक का आदेश कह दीजिए, असल कानून तो वो है। राज्य तो सिर्फ उस कानून को कानून कह रहा है, अर्थात कानून की मान्यता दे रहा है, और राज्य उसे कानून की मान्यता न भी दे तो भी असल में कानून वही है। और अगर राज्य उसे मान्यता देने के अलावा किसी और चीज को कानून की मान्यता दे रहा है, तो कानून तो वही रहेगा। राज्य जिसे कानून की मान्यता दे रहा है वो इनफैक्ट कानून नहीं है। इस प्रकार की बात ये प्राकृतिक विधि विचारकों ने, या प्राकृतिक विधि विचार के लोगों के साथ पैदा हुई, लेकिन धीमे धीमे इस विचार के आधार पर घटनाएं और इस विचार के आधार पर समाजों का संचलन ये शुरू हुआ। ये माना गया कि कानून तो वही है जो सोच के स्तर पर है, कानून सोचा जाएगा और सोच के स्तर पर कानून का निर्माण होगा, राज्य सिर्फ मान्यता देगा। लेकिन इस बात को रीथिंक करने की जरूरत पड़ी, इस बात पर पुनर्विचार शुरू हुआ। कब? 19वीं शताब्दी में। और 19वीं शताब्दी में इस पर जो पुनर्विचार होने का कारण बनी वो फ्रांस की क्रांति थी। फ्रांस की क्रांति के कारण व्यवहारिक तौर पर यह अनुभव किया गया कि कानून विचार के आधार पर निर्मित होता है, यह कहना ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो फ्रांस की क्रांति की असफलता थी उसने विचारकों को यह सोचने के लिए मजबूर किया कि आखिर कोई कारण तो था जिसकी वजह से फ्रांस की क्रांति असफल हो गई। और फ्रांस की क्रांति की असफलता, ठीक है, सबसे पहले ये देखें फ्रांस की क्रांति हुई, ठीक है, किस विचार को लेकर थी? तो वो रूसो का विचार था, और रूसो ने एक विचार प्रस्तुत किया था कि क्या होता है। शुरुआत में रूसो ने बैठकर सोचा कि आखिर कानून और राज्य उत्पन्न कैसे हुए होंगे। तो जब कानून और राज्य उत्पन्न कैसे हुए होंगे इस विषय पर अरस्तु ने विचार किया, तो अरस्तु ने यह कहा
कि तो रूसो ने यह विचार व्यक्त किया था कि जब प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य था तो मनुष्य ने स्वयं को मानव समुदाय के रूप में परिवर्तित किया, यानी परस्पर समझौता किया। और परस्पर समझौता करने के कारण मानव इंडिविजुअल मानव नहीं बचा, बल्कि मानव समुदाय इस रूप में उसने अपने को परिवर्तित कर लिया। और उस मानव समुदाय की जो सामान्य इच्छा थी, इनफैक्ट वो कानून थी, ठीक है। और रूसो ने संप्रभुता जिसे कहा है, यह संप्रभु जिसे कहा है, तो संप्रभुता और संप्रभु से उनका आशय कि जो समुदाय की सामान्य इच्छा है इसको लागू करने का हक जिसको मिल गया वो संप्रभु है। वो मानव समुदाय क्या करता है, जो समुदाय की सामान्य इच्छा है उसको लागू करने का हक किसी एक को दे देता है, और उस समुदाय में वही एक संप्रभु या, ठीक है, संप्रभुता का उपयोग करता यह माना जाएगा। और संप्रभुता क्या है कि जब वो लोगों की सामान्य इच्छा को क्रियान्वित करेगा तो कोई उसका विरोध नहीं करेगा। ये जो स्थिति है कि जब वो संप्रभु की जब वो समुदाय की सामान्य इच्छा को क्रियान्वित करेगा तो उसे, ठीक है, संप्रभुता का उपयोग करता यह कहा जाएगा। ये ऐसा विचार अरस्तु ने प्रस्तुत किया, और अरस्तु ने कहा कि जो समुदाय की सामान्य इच्छा होती है यह आवश्यक तौर पर उचित होती है, और इसलिए संप्रभु निरंकुश हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर वो समुदाय की सामान्य इच्छा को क्रियान्वित कर रहा है तो वो निरंकुश कैसे हो जाएगा, क्योंकि वो खुद कुछ कर रहा है ये तो है नहीं, वो तो समुदाय की जो सामान्य इच्छा है उसको क्रियान्वित कर रहा है। जब उसकी खुद की कोई इच्छा ही नहीं तो उसकी निरंकुशता का कोई प्रश्न पैदा ही नहीं होता। और ये जो समुदाय की सामान्य इच्छा है ये आवश्यक रूप से अच्छाई को उत्प्रेरित होती है, ये आवश्यक रूप से अच्छाई का संरक्षण करती है। उनसे पूछा गया कि आवश्यक तौर पर यह अच्छाई का संरक्षण क्यों करती है, तो रूसो का उत्तर था कि जो समुदाय की सामान्य इच्छा है उसमें जो अच्छाई का संरक्षण करने का सामर्थ्य है यह दैवी कृपा से उत्पन्न होता है। इसका यह उत्तर रूसो ने दिया है, और उन्होंने कहा है कि सामान्य इच्छा के मुताबिक जो काम किए जाएंगे वे आवश्यक तौर पर उचित होंगे, जबकि यह अनुभव उस काल में भी गलत था और आज भी गलत है। और आप तो इसका रीसेंट उदाहरण मौजूद है। आप बांग्लादेश देखें तो जो कुछ सामान्य इच्छा वहां कर रही है उसे किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं कह सकते। जो सामान्य इच्छा है समुदाय की यह हमेशा ठीक होगी यह नहीं कहा जा सकता। ठीक क्या है यह अनुभव के आधार पर ही जाना जा सकता है, ठीक है। जो ठीक माना जाएगा, अनुभव से जो ठीक माना जाएगा उसी को ठीक कह सकते हैं, अन्य चीजों को ठीक नहीं कहा जा सकता, ठीक है। और जो अनुभव से ठीक होता है वो बुद्धि के आधार पर, जब सबसे पहली बार जो अनुभव से ठीक हुआ माना गया है, ये जो अनुभव से ठीक सिद्ध हुआ है, वो काम जब पहली बार किया गया था तो सोच समझकर नहीं किया गया था, बल्कि वो काम हो गया था और उस काम के परिणाम सुखद रहे थे, इसलिए आपने जाना था कि इस प्रकार से काम करना ठीक है, ठीक है। आप सोचें, जरा देखें मानव समुदाय को या अपने जीवन को।
आप जब अपने जीवन को देखेंगे, कुछ मत पढ़िए, कुछ मत देखिए, क्योंकि विचारकों ने जो कुछ बताया है वो अपने अनुभव के आधार पर ही बताया है, और वो अनुभव आप भी जी सकते हैं। उस अनुभव को जीने के लिए कोई विशेष तैयारी की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आप अपने अनुभव से अगर चीजों को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो कुछ आप ठीक के तौर पर जानते हैं वो पहली बार आपने सोच समझकर नहीं किया था, वो आपने बस किया था, और उस करने के परिणाम स्वरूप जब स्थितियां सुखद हो गई तो आपको यह पता लगा था कि इस प्रकार से काम का किया जाना ठीक है, यानी ठीक काम को करने का तरीका यह सोच का परिणाम नहीं है, यह अनुभव का परिणाम है, ठीक है ना। क्योंकि अनुभव से यह जाना जा सकता है कि सामान्य इच्छा जो कुछ करवा रही है अक्सर वो गलत है, यानी सत्य का और सामान्य इच्छा का परस्पर कोई संबंध नहीं है। इस बात ने एक आवश्यक परिणाम पैदा किया कि सोच समझकर जो कुछ किया जाएगा हमेशा वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि सोच समझकर तो अपराध भी किए जाते हैं, सोच समझकर तो समाज विरोधी कृत्य भी किए जाते हैं। तो जो कुछ सोच समझकर, जो कुछ विचार की उपज है वो हमेशा ठीक होगा ये जरूरी नहीं है। और ये बात अनुभव में कब आई? जब फ्रांस की क्रांति असफल हो गई, ठीक है। जब प्राकृतिक विधि विचार, यानी प्राकृतिक विधि विचार क्या कहता है? कानून सोच का परिणाम है, ठीक है। रूसो ने कहा कि कानून क्या है? जो समुदाय की सामान्य इच्छा है, और इच्छा सोच का परिणाम है। इच्छा अनुभव का परिणाम नहीं है, इच्छा सोच का परिणाम है। और जब यह देखा गया कि समुदाय की सामान्य इच्छा कई बार, ठीक है भाई, जो अच्छा है उसका प्रतिनिधित्व तो नहीं कर रही, जब यह देखा गया तो यह पाया गया कि सोच और अच्छाई इसके बीच आवश्यक संबंध नहीं है। यह बात अनुभव में आ गई, ठीक है। रूसो ने यह बात फ्रांस के शासकों के विरुद्ध क्रांति शुरू हो सके इसके लिए यह बात सामने रखी थी, क्योंकि फ्रांस के शासक थे वो जो कुछ कर रहे थे वो मनमानी थी, ठीक है। इसलिए रूसो ने यह बात रखी कि संप्रभु वही है जो सामान्य इच्छा इसे कार्य रूप में परिणत कर रहा है, वही संप्रभु है। यह राजा संप्रभु नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मनमानी कर रहा है। सामान्य इच्छा को लागू करना ये काम ये नहीं कर रहा, इसलिए ये एक्चुअल संप्रभु नहीं हो सकता, ये एक्चुअल राजा नहीं हो सकता। तो उन राजाओं के संबंध में ये बात ठीक मान ली गई और क्रांति हो गई फ्रांस की, ठीक है ना। लेकिन फ्रांस की क्रांति असफल हुई, ठीक है, क्योंकि सामान्य इच्छा हमेशा अच्छाई की ओर ही होगी, यह आवश्यक नहीं है, ठीक है। जब यह स्थिति आई तब इस सारे कॉन्सेप्शन पर पुनर्विचार करने की जरूरत अनुभव हुई कि सोच और आपका परिणाम, ठीक है, इसके बीच आवश्यक संबंध नहीं है। यानी सोचकर जो काम किया जाएगा वो सुखद परिणाम ही देगा, ये कोई आवश्यक बात नहीं है। बल्कि सुखद परिणाम किस तरीके से आएंगे, क्योंकि कानून है क्या? तरीका ही है जीवन जीने का, ठीक है। कानून आपको ठीक से जीवन जीना यही सिखाता है कि जिंदगी ठीक से कैसे जिए, इस तरीके का नाम ही कानून है, ठीक है। तो कानून
अगर सोचों के आधार पर बनेगा तो वो ठीक से जिंदगी जीने में आपकी सहायता करेगा, ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, यानी कानून अगर विचार के आधार पर बनेगा तो वो ठीक ही परिणाम पैदा करेगा समाज में, समाज को ठीक ढंग से दिशा दे सकेगा, ये कोई जरूरी बात नहीं है। ये बात ध्यान में आ गई फ्रांस की क्रांति की असफलता के कारण। और इसी कारण दो प्रतिक्रियाएं जो देखने को मिली। एक प्रतिक्रिया इंग्लैंड में देखने को मिली प्रमाणवादी विचारधारा के तौर पर, और दूसरी प्रतिक्रिया जर्मनी में देखने को मिली ऐतिहासिक विचारधारा के तौर पर। और ऐतिहासिक विचारधारा के लोगों ने कहना शुरू किया कि जो कानून है ये जीवन का तरीका है। ठीक है, यानी ठीक ढंग से जीवन जिए कैसे, इसको निर्धारित करने का तरीका यही कानून है। और कोई भी काम ठीक ढंग से किया नहीं जाता। सबसे पहली बार जब कोई काम ठीक ढंग से किया जाता, ठीक है, किया गया ये कहा जाए, तो वो सबसे पहली बार जब किया गया था तो कोई ढंग था ही नहीं उस काम को करने का। जब काम पहली बार ही किया जा रहा तो काम करने का कोई तरीका ये तो है नहीं, काम तो बस किया गया। और जब काम केवल किया गया लेकिन उस काम को करने के तरीके से न तो किसी को कष्ट पहुंचा और परिणाम भी सुखद रहा, तो ये पता लगा कि काम करने का ये तरीका सबसे ठीक है। ठीक है, तो काम करने का वो तरीका बुद्धिवाद, ये बुद्धि का परिणाम नहीं था। ठीक है, वो अबुद्धिवाद इसका परिणाम था। उसमें बुद्धि का कोई प्रयोग नहीं हुआ था, बस वो तो किया गया था क्योंकि काम जब पहली बार किया गया तब उसका कोई तरीका था ही नहीं। और जब उसका कोई तरीका ही नहीं था तो आपने जाना कैसे कि काम करने का यह तरीका ठीक है? आपने अनुभव किया जब काम हो गया कि चूंकि जब इस तरीके से हमने काम किया तो किसी को कष्ट भी नहीं हुआ, और काम का ये जो परिणाम आया है ये भी अच्छा है। इसका अर्थ ये निकला कि काम अगर इस तरीके से करना ये प्राधिकृत तौर पर जरूरी बना दिया जाए तो एकदम ठीक बात होगी, कोई गलत बात नहीं होगी। तो बस वो काम करने का जो तरीका था उसी को राज्य ने कानून की मान्यता दे दी। यानी कानून खोजा राज्य ने नहीं खोजा है, वो तो आपने खोजा। आपने खोजा यानी मानव समुदाय के अनुभव ने खोजा। ठीक है, वो कोई राज्य ने थोड़ी खोजा। और एक ही काम को विभिन्न स्थानों पर करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि विभिन्न स्थानों की जो भौगोलिक दशाएं होंगी, विभिन्न स्थानों के लोगों की जो जीवन की जरूरतें होंगी वो अलग अलग होंगी। ठीक है, कहीं पानी ज्यादा बरसता होगा, ठीक है, तो जो वहां कानून डेवलप होंगे, ये जो जीवन के तरीके डेवलप होंगे, ठीक है, वो चाहे खाने पीने से संबंधित हो, चाहे विवाह से संबंधित हो, चाहे कैसे भी हैं हो, वो भौगोलिक दशाओं का ध्यान रखकर ही विकसित होंगे। एक तरीका सब जगह लागू नहीं हो सकता, जबकि प्राकृतिक विधि विचार ये कहता था कि कानून सर्वदेशीय है। ठीक है ना, जब ये सोचने का तरीका आया कि कानून ये किसी राज्य के द्वारा बनता नहीं है,
बल्कि लोग अपने अनुभव से इसको विकसित करते हैं, क्योंकि कानून जीवन जीने का तरीका ही है। और जीवन जीने का यह तरीका पहली बार जब उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया तो जीवन जीने का कोई तरीका था ही नहीं। उन्होंने स्वयं अपने अनुभव के आधार पर यह जाना कि जीवन जीने का कौन सा तरीका ठीक है, और उसी को उन्होंने कानून के रूप में मान्यता दी। पहले ये कानून उनके अंदर परंपरा और रूढ़ी, परिपाटी और प्रवृत्ति इसके रूप में जन्मा, और कालांतर में राज्य ने इसको मान्यता दे दी। इस ढंग से कानून का विकास हुआ है, ये ऐतिहासिक विचार के लोग कहते हैं। और इसमें राष्ट्रीयता का लक्षण होता है, अर्थात इसमें स्थान विशेष का लक्षण होता है, यह भी ऐतिहासिक विचार के लोग कहते हैं, क्योंकि एक ही काम को करने का तरीका एक स्थान पर भिन्न होगा और दूसरे स्थान पर वहां की जो भौगोलिक दशाएं आदि होंगी उनकी वजह से भिन्न हो जाएगा। इसलिए ऐतिहासिक विचार के लोग कहते हैं कि कानून की प्रकृति सर्वदेशीय नहीं होती, इसमें राष्ट्रीय लक्षण होता है। ठीक है, राष्ट्रीय लक्षण होता है, अर्थात इसमें उस समाज की भावनाएं प्रतिबिंबित होती हैं जिस समाज में यह लागू होता है। यह मूल विचार है ऐतिहासिक विचारकों का। ऐतिहासिक विचारक इसी मूल विचार को लेकर चलते हैं। और देखिए, चीजों के प्रति अपने अपने दृष्टिकोण होते हैं, और किसी भी दृष्टिकोण को आप गलत नहीं कह सकते। ठीक है, लेकिन दृष्टिकोण गलत होते नहीं है, यह समझ लेना भी ठीक नहीं है। दृष्टिकोण गलत होते भी हैं, लेकिन आप कह नहीं पाएंगे तर्क की भूमि पर कि कोई भी गलत है। कोई हमें बता रहा था कि एक आदमी शहर में पत्थर फेंकते हुए जा रहा था। राजा निकला, उसने उससे पूछा, भाई काहे पत्थर फेंक रहे हो? उसने कहा, शेर चीते भगा रहे हैं। उसने कहा, बेवकूफ बना रहे हो, शहर में शेर चीते हैं, यहां कहां शेर चीते? हम तो पिछले 25 साल से रह रहे, कोई शेर चीता नहीं दिखा। बोले, तुम मूर्ख हो। अरे हम भगा रहे इसीलिए तो नहीं दिखा। ठीक है भाई, अगर हम भगा ना रहे होते तब तो दिखता ही। लगातार हम भगा रहे और तुम बता रहे हो हम मूर्ख है। मूर्ख तुम हो। अब तर्क की दृष्टिकोण से आप इस बात को गलत नहीं कह सकते। तर्क पे तो दोनों बातें ठीक है, लेकिन आप जब निष्पक्ष विचारक की तरह अनुभव करेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि कौन सी बात ठीक है, कौन सी बात ठीक नहीं है। तो आप कानून की जितनी विचारधारा है किसी के आधार पर सोचिए, सबकी बात ठीक लगेगी, आप किसी को गलत नहीं कह पाएंगे। लेकिन सबकी सब बातें ठीक है, जब आप निष्पक्ष तरीके से सोचेंगे तो सबकी सब बातें ठीक नहीं है। लेकिन एक स्टूडेंट ऑफ लॉ के तौर पर हमें सबकी बातें पढ़नी इसीलिए पड़ती हैं क्योंकि एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ आप जज बनेंगे, वकील बनेंगे, विधायक बनेंगे, हो सकता है आप लेजिस्लेटर बने, तो आपको सबकी बातें पता होनी चाहिए, सारे आयाम आपके अंदर होने चाहिए ताकि आप ठीक प्रकार से कानून का निर्माण कर पाएं। इसके लिए जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाया जाता है और इसके लिए आपको ठीक है विधि शास्त्रीय जानकारी ये दी जाती है। ठीक है, और जानकारी और ज्ञान इसके बीच फर्क ये होता है। ठीक है, जानकारी प्राप्त की जाती है और ज्ञान इसकी साधना होती है। जानकारी बाहर से आती है और ज्ञान अंदर से पैदा होता है। यही दोनों बातों के बीच अंतर है। व्यक्ति शिक्षित है, इसका मतलब उसने बाहर से सूचनाएं प्राप्त की हैं और वो सूचनाएं उसके पास है। अगर ऐसा है तो व्यक्ति शिक्षित है।
ठीक है, लेकिन व्यक्ति ज्ञानी नहीं है, इसीलिए आप देखेंगे शिक्षित अक्सर अज्ञानी होते हैं। बड़ी बड़ी परीक्षाएं पास करने वाले बेवकूफ होते हैं, उन्हें बड़ी बड़ी परीक्षाएं पास कर ली है, कुछ सूचनाओं का संग्रहण उन्होंने कर लिया और बड़ी बड़ी परीक्षाएं पास कर ली, आप उन्हें ज्ञानी मानने लगे हैं, वो कतई मूर्ख हैं। और ऐसा आप समाज जीवन में रोज देखेंगे कि बहुत बड़े स्थान पर है और कतई बेवकूफ है, क्योंकि शिक्षा, ठीक है, ये ज्ञान नहीं है, ज्ञान अलग बात है और शिक्षा अलग बात है। शिक्षा सूचित होना है और ज्ञान अंदर से पैदा होता है, ज्ञान खोज है। जब आप कुछ खोजते हैं तो जो खोज के परिणाम स्वरूप आपको मिलता है वो ज्ञान है, इसलिए ज्ञान आपका है, शिक्षा प्रदत्त है। ये ठीक है, इस अंतर को समझना होगा और जब आप इस अंतर को समझ लेते हैं तो और ज्यादा परेशान हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए ना समझे तो ज्यादा बेहतर है। इसीलिए जिन्होंने समझ लिया उनके बारे में क्या कहा कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। अगर आप इस अंतर को समझ लेंगे तो आपको कुड़न ज्यादा होगी, क्योंकि जो शिक्षित कहे जाएंगे, जो ज्ञानी कहे जाएंगे, वो आपकी नजर में सिर्फ शिक्षित होंगे, ज्ञानी नहीं होंगे। लेकिन लोक व्यवहार, इसको चलाने के लिए शिक्षा जरूरी है, क्योंकि लोक व्यवहार का संचालन बाहर से सूचनाएं प्राप्त करके भी हो सकता है। लेकिन आपके लिए श्रेयस्कर यह है कि आप खोजें और जानें। तो विधिशास्त्र में जो विचारक हैं उन्होंने कानून के बारे में खोज की है, इसलिए उनका जो कानूनी ज्ञान है वो ज्ञान है और आपको विधिशास्त्र की शिक्षा दी जा रही, सिर्फ सूचनाएं दी जा रही कि उन्होंने ये जाना, और वो इसलिए दी जा रही हैं ताकि आप अगर कानून के निर्माता, कानून के व्याख्याता या कानून के अध्येता ये बनते हैं तो आप जिस भी भूमिका में रहें उस भूमिका का सम्यक निर्वहन करें। तो आपने देखा कि ऐतिहासिक विचारधारा यह मानती है कि कानून बुद्धि की उपज नहीं है, यह तर्क बुद्धि की उपज नहीं है, यह अतर्क बुद्धि की उपज है। यह सोच कर लागू नहीं हुआ, यह सर्वदेशीय नहीं है, यह राष्ट्रीयता के लक्षण से युक्त है, इसमें सर्वदेशीयता का लक्षण ही नहीं है। यह उनका अनुभव है और ऐसा अनुभव उन्हें क्यों हुआ? क्योंकि आपका जो अनुभव होता है वो तात्कालिक होता है, तत्काल कोई घटना हुई और आपने चीजों के बारे में एक मत बना लिया, आपके मत परिवर्तित भी हो जाएंगे क्योंकि आपका मत सूचना पर आधारित है, आपने वो मत खोजा नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक घटना हुई, उससे आपने कोई सूचना प्राप्त की और आप बस वैसे हो गए। कल हम किसी का भाषण सुन रहे थे, उसने बताया, बोले लोगों के मत तो कुछ होता ही नहीं। वो बता रहा था कि एक गांव में एक व्यक्ति रहता तो नास्तिक था, एक रहता था वो आस्तिक था। ठीक है, न नास्तिक को पता कि ईश्वर है या नहीं है, न आस्तिक को पता कि ईश्वर है या नहीं है। आस्तिक को भी सिखा दिया गया कि ईश्वर है और नास्तिक को भी सिखा दिया गया ईश्वर नहीं है। दोनों का सिर्फ विश्वास है, जानकारी दोनों में से किसी के पास नहीं। दोनों के आधे आधे फॉलोअर हैं। लेकिन गांव वालों ने कहा कि भाई तुम लोग आपस में शास्त्रार्थ कर लो, तय कर लो, हम लोग एक के फॉलोअर हो जाएं। उन दोनों में शास्त्रार्थ हुआ, 2-3 दिन चला, कुछ रिजल्ट नहीं आया। एक दिन वो लोग उठे, गले मिले और चले गए। पता ये लगा कि जो कल तक नास्तिक था वो आस्तिक हो गया, जो आज कल तक आस्तिक था वो नास्तिक हो गया, क्योंकि दोनों एक दूसरे के तर्कों से प्रभावित हो गए। बात फिर वहीं की वहीं है। ठीक है, बस पक्ष बदल गए, इतना ही हुआ और कुछ भी नहीं हुआ। तो आपकी जानकारी, ठीक है ना,
ये घटनाओं के परिणाम स्वरूप पैदा होते हैं। घटनाओं से आपने कुछ सूचना ली और बस आपने तत्काल एक मत प्रतिपादित कर दिया और वो मत ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं होता, वो तो प्रतिक्रिया है सिर्फ घटना की। तो ऐसे ही ऐतिहासिक विचार प्रतिक्रिया है फ्रांसीसी क्रांति की असफलता की। क्योंकि वो प्रतिक्रिया है फ्रांसीसी क्रांति की असफलता की, इसलिए उसने जीवन के सभी क्षेत्रों में, ठीक है, कुछ बातें पैदा की। और कानून के क्षेत्र में जो बातें पैदा की वो बातें ये थी कि कानून कैसा है, प्रादेशिक है। प्रादेशिक का मीनिंग दे रहे भाई, राष्ट्रीयता के लक्षण से युक्त है, अर्थात उस समाज विशेष की परंपरा से समर्थित है जिस समाज विशेष में वो उत्पन्न हुआ। क्योंकि प्रत्येक समाज विशेष में, क्योंकि कानून जीवन का तरीका है और प्रत्येक समाज विशेष में जीवन के तरीके भिन्न हैं, ठीक है, इसलिए कानून प्रादेशिकता के लक्षण से युक्त है। दूसरी बात जो कानून के क्षेत्र में पैदा हुई वो ये कि कानून तर्क बुद्धि की उपज नहीं है, ये अतर्क बुद्धि की उपज है। क्योंकि जो कुछ किया गया था ठीक ढंग से काम करने के लिए वो सोच समझ कर नहीं किया गया था, वो किसी तर्क के कारण किया गया हो, ये नहीं था, ठीक है ना। वो तो बस कर दिया गया। तो जो कुछ कर दिया गया वो तो अतर्क बुद्धि से किया गया ना, कोई तर्क था ही नहीं, ठीक है, वो तो अतर्क बुद्धि थी, ठीक है, बस कर दिया, परिणाम ठीक है, हमने मान लिया ये तरीका ठीक है। तो ऐतिहासिक विचार यह कहता है कि कानून अतर्क बुद्धि की उपज है, अतर्क बुद्धि की उपज है। इसे आप अपनी परिचित शब्दावली में यह भी कह सकते हैं कि कानून अनुभव की उपज है, ये भी कह सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि अनुभव अतर्क बुद्धि की उपज है। अनुभव ठीक है, हम आपसे पूछे क्यों ठीक है, आप यही कह सकते हैं कि इसके परिणाम ठीक है। इसके परिणाम क्यों ठीक है पता नहीं, अधिकतम आप ये कहें इसके परिणाम इसलिए ठीक है क्योंकि इस ढंग से किया गया, इस ढंग से क्यों किया गया पता नहीं, क्योंकि पहली बार आपने किया है ना। तो करने का तरीका ये तो अतर्क बुद्धि से आया ना, कानून तर्क बुद्धि की उपज नहीं, अतर्क बुद्धि की उपज है। यानी कानून आपकी, ठीक है, इस अनुभव का परिणाम है, आपके इस अनुभव का परिणाम है कि जो ठीक है वो कानून है। और इसी को साहित्य के क्षेत्र में रोमांस भी कहते हैं। रोमांस क्या है, एक कल्पना जो आपको सुख दे, अच्छा लगे, ठीक है, वो कल्पना आपको सुख क्यों देती है पता नहीं, वो कल्पना अतर्क बुद्धि की उपज है। आपको जो कुछ सोचने में अच्छा लगता है वो आप सोचते पहले हैं, अच्छा बाद में लगता है। ये सोचना अच्छा लगेगा इसलिए तो आप बाद में सोचते, जब एक बार अनुभव आ जाता है कि वो सोचा था अच्छा लगा था, लेकिन पहली बार जो सोचकर अच्छा लगा था वो तो वो सोच लिया था, अच्छा लग गया था, फिर पता लगा कि जो सोच रहे थे वो अच्छा था। इसी को रोमांस कहते हैं, ठीक है। जो साहित्य के क्षेत्र में, तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो साहित्य का क्षेत्र था, ठीक है, उसमें फ्रांसीसी क्रांति की असफलता ने रोमांसवादी प्रवृत्तियों को जन्म दिया। साहित्य के क्षेत्र में रोमांसवादी साहित्य, इसकी रचना होने लगी, क्योंकि कोई भी घटना होती है जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित कर देती है। घटना कोई हो वो जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करती है, किसी एक क्षेत्र को प्रभावित नहीं करती। तो फ्रांसीसी क्रांति की असफलता ने साहित्य के क्षेत्र में रोमांस की प्रवृत्तियों को जन्म दिया। कानून के क्षेत्र में जो विधायक गण थे उनको यह सोचने के लिए, ये जो विधि शास्त्रीय
दृष्टि रखने वाले लोग थे, उन्हें यह सोचने के लिए मजबूर किया कि कानून तर्क बुद्धि की नहीं, अतर्क बुद्धि के उपज है। कानून सर्वदेशीय नहीं है, यह राष्ट्रीयता के लक्षण से युक्त है, यह प्रादेशिकता के लक्षण से युक्त है, और इसको निर्मित नहीं किया जाता, यह विकसित होता है। हां, यह ठीक है कि विकसित होकर जब यह समाज विशेष में रहता है तब इसे रूढ़ि कहते हैं, और जब उस समाज विशेष में कार्यरत जो शासन तंत्र है वो उस समाज के जीवन के लिए आवश्यक तौर पर उस तरीके का निर्धारण, ठीक है, तरीके के तौर पर कर देता है, तो उस जीवन जीने के तरीके को उस समाज विशेष का कानून यह कहा जाता है। यानी इस दृष्टिकोण से देखें तो जो ऐतिहासिक विचारक हैं वो प्रमाणवादियों के नजदीक यही पहुंच गए, क्योंकि प्रमाणवादी भी कानून क्या मान रहे हैं? राज्य की मोहर से, ठीक है, समर्थित समादेश, इसी को मान रहे हैं, चाहे बेंथम हो चाहे ऑस्टिन हो। यानी राज्य की मोहर, राज्य की मान्यता, वो किसी भी रूप में हो, चाहे न्यायालय की मान्यता के रूप में हो और चाहे संप्रभु की मान्यता के रूप में हो, राज्य की मान्यता ये जरूरी है कानून के लिए। और यही ऐतिहासिक विचार के लोग मान रहे हैं कि प्रारंभिक तौर पर ये मानव समुदाय में सहज प्रवृत्ति, ठीक है, जो मनुष्यों की, उस समुदाय में रहने वाले लोगों की जो सहज प्रवृत्ति है, उससे निर्मित परिपाटी उसके रूप में विकसित होता है, अर्थात रूढ़ि के रूप में विकसित होता है, और उस समाज के लोग उसी रूढ़ि के मुताबिक अपना जीवन जीते रहते हैं। कालांतर में उस समाज में कार्यरत शासन तंत्र के द्वारा उसे मान्यता दे दी जाती है जीवन जीने के अधिकृत तरीके के तौर पर, और जीवन जीने का जब कोई अधिकृत तरीका शासन तंत्र से मान्य हो जाता है उसी को आप कानून ये कहते हैं। जब तक वो रूढ़ि के रूप में रहता है तब तक शासन की मान्यता ये उसके पास भले ही ना हो, लेकिन जीवन जीने के तरीके के रूप में उस समाज में मान्य वो रहता है, ठीक है ना। और इसी रूढ़ि को, जिसे ऐतिहासिक विचारक रूढ़ि कहेंगे, उसी को इहर्लिच लिविंग लॉ कहेगा। जब हम लोग सोशलॉजिकल स्कूल में जाएंगे तो इसी को इहर्लिच लिविंग लॉ कहेगा। वो कहेगा यही लिविंग लॉ है, ये सजीव विधि है समुदाय की। और इसीलिए सेबिनी को समाजशास्त्रियों के पूर्व का समाजशास्त्री ये भी कहते हैं। आपके प्री में पूछा जा सकता है कि निम्न विचारकों में से समाजशास्त्रियों से पूर्व का समाजशास्त्री कौन कहा जाता है? जैसे इहरिंग प्रमाणवादियों से पूर्व के प्रमाणवादी, ठीक है, ये कहे जाते हैं, या यूं कहें इहरिंग समाजशास्त्रियों में प्रमाणवादी विचारक ये कहे जाते हैं। ऐसे ही जो सेबिनी है ये समाजशास्त्रियों से पूर्व का समाजशास्त्री कहा जाता है, क्योंकि इसने रूढ़ि के आधार पर समाज के जीवन जीने को कानून के आधार पर जीवन जीना माना है। बस इसने ये कहा कि उस समय इस कानून की जो मान्यता है वो रूढ़ि के रूप में होती है, या कानून का नाम ये रूढ़ि होता है, बस। जैसे इस रूढ़ि को सामाजिक मान्यता मिली, सामाजिक मान्यता मीनिंग देयर बाय राज्य की मान्यता ये मिली, ये कानून बन गया, ठीक है। लेकिन कानून बन जाने से ये रूढ़ि नहीं रहा, ये भी नहीं है, रूढ़ि तो फिर भी रहा, कानून एडिशनली हो गया क्योंकि इसके पास राज्य की मान्यता आ गई। इसलिए हम लोग अभी जब सेबिनी को पढ़ेंगे तो कानून के दो तत्व देखेगा सेबिनी। वो कहेगा एक राजनैतिक तत्व होता है कानून का, ठीक है, एक उसका तकनीकी तत्व होता है। राजनैतिक तत्व वो ये कहेगा कि कानून का राजनैतिक तत्व वो तत्व है जिसमें वो लोगों से जुड़ा है, यानी पहले वो रूढ़ि रहा है ना,
पहले वो रूढ़ी रहा, बाद में कानून बना। तो प्रत्येक कानून में राजनीतिक तत्व ये तो होगा ही, क्योंकि आवश्यक तौर पर वो पहले रूढ़ी रहा होगा। और फिर जब राज्य की मान्यता उसे मिली होगी, तो राज्य की मान्यता मिलने का एक ढंग होगा, या तो संप्रभु के समादेश के रूप में मिली होगी, न्यायिक मान्यता, न्यायिक निर्णय के रूप में मिली होगी, ठीक है ना। तो न्यायिक निर्णय, मुकदमा दायर होता है, उसकी एक फॉर्मेलिटी है, उसकी एक प्रक्रिया है, ठीक है ना। किसी भी कानून को कानून बनने के लिए जो राज्य की मान्यता मिलती है, वो राज्य की मान्यता एक तरीके से मिलती है ना, वो तरीका होता है एक। तो वो तरीका है जिससे राज्य मान्यता देता है, वो कानून का तकनीकी पक्ष है। प्रत्येक कानून में दो पक्ष देखेगा। कौन? सेविनी, ठीक है। वो कहेगा कानून का एक पक्ष है, उसका राजनीतिक पक्ष है, और फिर दूसरा पक्ष उसका तकनीकी पक्ष है। और कानून के निर्माण में दोनों की भूमिका है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि कानून एक पक्ष के द्वारा, कानून का तकनीकी पक्ष और राजनीतिक पक्ष हो ही ना, ये यानी वो रूढ़ी कभी न रहा हो, ये संभव नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रक्रिया के विषयों पर सेविनी को थोड़ी कठिनाई आएगी, ठीक है। वो क्या है आगे देखेंगे, क्योंकि चलिए बता देते हैं। सेविनी ये कह रहा है कि प्रत्येक कानून का एक राजनीतिक पक्ष है, और प्रत्येक कानून का एक तकनीकी पक्ष है। राजनीतिक पक्ष के रूप में वो ये कह रहा, प्रत्येक कानून कभी ना कभी रूढ़ रहा है, और बाद में उसे राज्य की मान्यता मिली है। राज्य की मान्यता एक ढंग से मिली है, वो जो ढंग है राज्य की मान्यता देने का, ठीक है, उस ढंग को ही कानून का तकनीकी पक्ष कहा है। या जब राज्य की मान्यता कानून को मिल गई, तो कानून तकनीकी पक्ष से पूर्ण हो गया। टेक्निकली वो कानून अब कहा जाएगा, फॉर्मली अब वो कानून कहा जाएगा। लेकिन अगर न भी मिली होती तो भी वो रूढ़ी के रूप में लागू होता, और अगर वो रूढ़ी न रहा होता तो राज्य ने उसे टेक्निकली कानून की मान्यता न दी होती है, ठीक है। इसलिए प्रत्येक कानून के दो पक्ष हैं, एक राजनीतिक पक्ष है और दूसरा तकनीकी पक्ष है। सेविनी की ये बात जो सबस्टेंटिव लॉ है, इसके संबंध में तो ठीक दिखाई देती है, ठीक है ना। लोगों का यह विश्वास है कि अगर कोई हत्या करे तो उसे मृत्युदंड मिलना चाहिए, ठीक है। जान के बदले जान, आंख के बदले आंख, ये मानव समुदाय का सबसे आदिम कानून है, इससे आदिम कुछ भी नहीं। लोगों में ये बात है। तो सेविनी की बात सबस्टेंटिव लॉ के संबंध में ठीक दिखाई देती है, लेकिन प्रक्रिया विधि के संबंध में सेविनी की बात ठीक नहीं दिखाई देती। हमने कल चर्चा की थी जब हम सीआरपीसी का इंट्रो ले रहे थे, हमने कहा था कि प्रक्रिया ये सुनिश्चित करती है कि जो दोषी है उसे सजा मिले, लेकिन जो निर्दोष है वो छूटे। और हमने कहा था इसीलिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये नाम दिया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता ये हटा दिया, क्योंकि इसमें कॉलोनियल एज की बू आती है, इसमें दुर्गंध है कॉलोनियल एज की, इसमें उपनिवेशवाद की महक है। अगर हम सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस हम कहें इसलिए हम हटा रहे हैं क्योंकि वो अंग्रेजों ने बनाए, तो हमसे ज्यादा जलील कोई नहीं है, क्योंकि फिर तो हम अंग्रेजों के पक्ष में ही खड़े हैं। फिर तो हम अंग्रेजों की मानसिकता या अंग्रेजों की बुराई हम जिस आधार पर करते हैं, जिस रेसिज्म के आधार पर करते हैं, उसी रेसिज्म के फॉलोअर हम भी हो गए भाई। फिर तो हम रेसिज्म के फॉलोअर हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने बनाया इसलिए हटा देंगे। तो जो नस्लीय भावना उनके अंदर है वो तो हमारे अंदर भी आ गई, इसलिए नहीं हटाया।
कॉलोनियल एज की बू है। क्यों? क्योंकि उन्होंने नाम क्या रखा है? दंड प्रक्रिया संहिता। इसका मतलब वो माने बैठे कि टू whom they are going to prosecute, he has committed the offense and they are conducting the whole trial just to, ठीक है, award the sentence to him। और ये दिखता है भगत सिंह को जो फांसी की, उस ट्रायल को अगर आज की मान्यताओं के मुताबिक देखा जाए तो बिल्कुल अन्यायपूर्ण है। इसका मतलब पनिशमेंट को इन्फ्लिक्ट करने के लिए आप ट्रायल चला रहे हो, जबकि आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए? निष्पक्ष। कानून निष्पक्ष होना चाहिए। और निष्पक्ष क्या है? न कंप्लेनेंट सही है और ना ये सही है। मेरी मान्यता कुछ नहीं है, हम ना इनके पक्ष में है ना इनके पक्ष में। कानून की मान्यता तो ये होनी चाहिए ना। तो नाम क्या हो सकता है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। नागरिक दोनों है, ये भी नागरिक है और वो भी नागरिक है, जो कंप्लेनेंट है और जो अक्यूज है, दोनों की सुरक्षा करेंगे। और आप प्रोविजंस में जो बदलाव देखेंगे, हमने कल भी चर्चा की थी, वो बदलाव ऐसे ही है, ठीक है, कि वो बदलाव ये सुनिश्चित करने कि कंप्लेनेंट को भी सुविधा हो और अक्यूज को भी सुविधा हो, दोनों बातें। लेकिन जब हम सेविनी की थ्योरी पर आते हैं, जब हम हिस्टोरिकल स्कूल की थ्योरी पर आते हैं, तो सबस्टेंटिव लॉ के विषय में जो ऐतिहासिक विचारधारा है, ये कुछ कुछ ठीक दिखाई देती है। संपूर्ण रूप से तो ठीक नहीं दिखाई देगी। जब हम हिस्टोरिकल स्कूल का क्रिटिसिज्म, आलोचना उसकी ये बताएंगे, तो हम देखेंगे कि संपूर्ण रूप से तो ये बात ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी हिस्टोरिकल स्कूल की बात सबस्टेंटिव लॉ, अर्थात वो विधि जो अधिकार, कर्तव्य और दायित्व को उत्पन्न करती है, जिसे हम सारभूत या सबस्टेंटिव लॉ कहते हैं, उसके संबंध में तो ये बात फिर भी ठीक दिखाई देती है। लेकिन प्रक्रिया के संबंध में बिल्कुल नहीं। क्यों? आप देखें, जैसे ही कत्ल होता है कहीं और किसी पर आरोप लगता है, समाज में आप मांग क्या देखते हैं? उसे तुरंत फांसी पर लटका दो, ये मांग सुनते हैं आप। जबकि प्रक्रिया क्या कहती है? प्रक्रिया कहती है ट्रायल चलना चाहिए, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि जिस पर आरोप लगा वो सच हो, कोई आवश्यक नहीं, ठीक है ना। कहां है? इसका मतलब रूढ़ि के रूप में समाज की जो चेतना है वो मांग करती है ट्रायल नहीं होना चाहिए। रूढ़ि के रूप में जो समाज की सामान्य चेतना है वो मांग क्या कर रही है कि ट्रायल होने नहीं चाहिए, आरोप लगे बस फांसी, और जब खुद पे लगे तो कतई नहीं, तो ट्रायल होना चाहिए। ये समाज की सामान्य चेतना है, ठीक है। लेकिन प्रक्रिया, इसीलिए कहा जाता है कि प्रक्रिया ही है जो रूल ऑफ लॉ को सुनिश्चित करती है, कानून के शासन को सुनिश्चित करती है। अगर प्रक्रिया नहीं होगी तो कानून का शासन संभव नहीं है। ये कल बात हम छोड़ गए, हमें बतानी चाहिए थी। सीआरपीसी के महत्व को जब हम रेखांकित कर रहे थे तो यह बात भी हमें कहनी चाहिए थी कि यह प्रक्रिया है। जब हम ये बता रहे कि सीआरपीसी का अधिनियमन क्यों, तो इसलिए भी क्योंकि यह प्रक्रिया है जो रूल ऑफ लॉ को सुनिश्चित करेगी। इसके बिना रूल ऑफ लॉ नहीं हो सकता, क्योंकि विधि का शासन होना चाहिए। विधि कहती है जिसने हत्या की तो पहले तय तो हो, जिस पर आरोप है उसने की भी है, ठीक है भाई। विधि का शासन होना चाहिए, लोगों की इच्छा का शासन तो नहीं होना चाहिए कि लोग जिसे हत्यारा कह रहे हैं उसे हम फांसी देंगे, तो कानून नहीं है। ये तो अंधेर नगरी चौपट राजा कानून है। तो आखिर ऐतिहासिक विचारधारा के लोग, जिनमें सेविनी प्रमुख, वो प्रक्रिया इस विधि को किस ढंग से उचित बताएंगे, क्योंकि उनकी बेसिक मान्यता यह है कि प्रत्येक कानून के दो पक्ष हैं, एक राजनीतिक, दूसरा तकनीकी। यह अलग बात है, किसी में राजनीतिक पक्ष ज्यादा होगा, तकनीकी कम होगा। जैसे हिंदू लॉ है, उसमें राजनीतिक पक्ष कम है, वो सॉरी राजनीतिक पक्ष ज्यादा है, तकनीकी पक्ष कम है, ठीक है भाई। सारे विषय तो
हिंदू विधि से संबंधित, ठीक है, हिंदू लॉ से गवर्न नहीं होते हैं। कुछ विषय विवाह, तलाक, सक्सेशन, एडॉप्शन जो गवर्न हो रहा है, ठीक है ना, और वो भी संपूर्ण रूप से गवर्न नहीं हो रहा है, ठीक है ना। विवाह कैसे करेंगे थोड़ी बताया, जैसे करते हो वैसे करो, लेकिन करोगे वैसे, ठीक है ना। तो तकनीकी पक्ष या राजनीतिक पक्ष कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन होगा जरूर, ऐसा सैविनी का कहना है, या ऐसा हिस्टोरिकल विचारधारा का कहना है। सवाल है प्रक्रिया, उसमें तो केवल तकनीकी पक्ष होता है, राजनीतिक पक्ष होता ही नहीं, क्योंकि राजनीतिक पक्ष तो अर्थात लोगों की इच्छा, राजनीतिक पक्ष क्या करें, विधि का लोगों से संबंधित या लोगों की इच्छा से संबंधित, ठीक है। तो राजनीतिक पक्ष कह रहे हैं। जब हम प्रक्रिया की ओर देखते हैं तब तो पता यह लगता है कि लोगों की इच्छा यह है कि जिस पर आरोप लगे उसे फांसी दे दे दो। तो आखिर ये इसमें तो, और जबकि ऐसा हम नहीं करते, हम प्रक्रिया बनाई है, तो इसमें राजनीतिक पक्ष है, ठीक है। ये कैसे कहा जा सकता है, ये तो कहा ही नहीं जा सकता, ठीक है ना। और जबकि आप कहते हैं कि राजनीतिक और तकनीकी पक्ष दोनों होते हैं। इसलिए सैविनी ने एक बात कही है, सैविनी ने कहा कि प्रारंभिक तौर पर विधि लोगों की भावना, जिसे लोक चेतना कहेगा, ठीक है ना, उसके अनुरूप विकसित होना शुरू होती है। फिर विधिवेत्ताओं की भूमिका शुरू हो जाती है, और विधिवेत्ता उस विधि की जो लोगों की लोक भावना के अनुरूप रूढ़ि के रूप में विकसित हुई है, लोगों की लोक चेतना के मुताबिक रूढ़ि के रूप में विकसित हुई है, उसमें तकनीकी विकास ये शुरू हो जाता है, और फिर वो तकनीकी पक्ष के तौर पर समृद्ध हो जाती है, और उसमें दोनों पक्ष आ जाते हैं। ये जो विधिवेत्ता है, जिसे सैविनी विधिवेत्ता कह रहा है, इस विधिवेत्ता की संज्ञा में कौन कौन शामिल है? वकील, स्टूडेंट, जज, लेजिस्लेटर, जो लोग कानून से व्यवहार करते हैं, वे सब इस विधिवेत्ता शब्द में शामिल हैं। जो प्रमाणवादियों के लिए लायर है, वो इनके लिए विधिवेत्ता है, ठीक है। विधिवेत्ता ये कानून के तकनीकी पक्ष का विकास करते हैं, और वे जो विकास करते हैं, वे समुदाय की जो भावना है उसके मुताबिक, ठीक है, विधि का विकास करते हैं। इस तरह वे लोक चेतना के न्यासी बन जाते हैं, या समुदाय की भावना के न्यासी बन जाते हैं। जैसे आप देखें, एक समुदाय में एक व्यक्ति होता है, वो समुदाय की बात नहीं कह रहा होता है फॉर द टाइम बिंग, एक समय होता है कि समुदाय के विरोध में बोल रहा होता है, लेकिन उसकी स्थिति ऐसी होती है कि वो कहता है और समुदाय के लोग मान लेते हैं कि नहीं, ये ठीक, ये कह रहे ठीक है, उसके प्रति विश्वास ऐसा होता है। तो वो कहता है सैविनी कि धीमे धीमे ये जो विधिवेत्ता है, ये समुदाय के विश्वास के न्यासी बन जाते हैं, ये लोक भावना के न्यासी बन जाते हैं, और ये प्रक्रिया विधि का विकास शुरू कर देते हैं। और ऐसा करने में, प्रक्रिया विधि का विकास करने में, वे अपनी भावना का ख्याल नहीं करते, बल्कि समुदाय की भावना के न्यासी के तौर पर काम करते हैं। इसलिए उनकी खुद की भावना क्या है, या उनकी खुद की जानकारी भले ही है कि इसने कत्ल किया है, हम जानते हैं इसने किया है, मेरी आंखों के सामने किया है, या मेरी आंखों के सामने नहीं किया, लेकिन जिसने हमें बताया बिल्कुल सच बताया है, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हम प्रक्रिया का पालन करेंगे एज ए जज, क्योंकि हम समुदाय की भावना के न्यासी हैं, ठीक है ना। और समुदाय के भावना के न्यासी के तौर पर वे प्रक्रिया विधियों का विकास शुरू कर देते हैं, और इस ढंग से प्रक्रिया विधि का विकास यह होता है, यह सैविनी ने कहा है। तो कुल मिलाकर जो हिस्टोरिकल स्कूल का इंट्रोडक्शन है, आज हम हिस्टोरिकल स्कूल, हमने सैविनी पर अभी तो प्रसंगवश सैविनी पर बात कर ली, लेकिन हिस्टोरिकल स्कूल का जो इंट्रोडक्शन है
वो ये तय करता है कि हिस्टोरिकल स्कूल जो बात कह रहा है वो बात ये कह रहा है कि विधि तर्क बुद्धि की उपज नहीं है, ये अतर्क बुद्धि की उपज है। अर्थात विधि विचार की उपज नहीं है, विधि अनुभव की उपज है। तर्क बुद्धि अतर्क बुद्धि, इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि विधि विचार की उपज नहीं है, विधि अनुभव की उपज है। और हिस्टोरिकल स्कूल में जितने लोग शामिल हैं उन्होंने इस बात को जो अनुभव किया वो फ्रांसीसी क्रांति की असफलता, जब उन्होंने देखा कि लुई 16वें का शासन समाप्त होने के बाद जो शासन आया, ठीक है, वो भी अगर समुदाय की सामान्य इच्छा के मुताबिक चलाया जाए तो ठीक ढंग से नहीं चलेगा। समुदाय की सामान्य इच्छा के मुताबिक उसे चलाना असंभव है। जब उन्होंने ये देखा, यानी फ्रांसीसी क्रांति जिस विचार और विश्वास पर हुई थी कि अब समुदाय की सामान्य इच्छा के मुताबिक शासन चलेगा, वो बात जब खोटी साबित हुई, ठीक है, तो इस विचार को धक्का लगा कि समुदाय की सामान्य इच्छा ही कानून होती है। अर्थात समुदाय की सामान्य इच्छा जो विचार से पैदा होती है वो कानून होती है। इस विचार को धक्का लगा, अर्थात कानून विचार की उपज है, ये बात ही खत्म हो गई और नए ढंग से सोच शुरू हुई कि कानून विचार की नहीं अनुभव की उपज है। और हिस्टोरिकल स्कूल ने ये विचार सामने रखना शुरू कर दिया। ठीक है, ये ऐतिहासिक विचारधारा का जो प्रादुर्भाव हुआ ये प्रमुखता जर्मनी में हुआ और जर्मनी में सेविनी ने इसका नेतृत्व किया। अच्छा, एक विचार होता है, एक विचार पैदा हुआ, लेकिन उस विचार का आप अपने लिए जब उपयोग करते हैं या आप जब किसी विचार के व्याख्याता बनते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आप, कई बार नहीं बल्कि अक्सर ही ऐसा होता है कि विचार, इसके व्याख्याता आप इसलिए नहीं होते कि आपको विचार ने प्रभावित किया, बल्कि आप अपने निहित स्वार्थों की सिद्धि के लिए विचार का सहारा लेते हैं। आप उस विचार से सहमत हैं ऐसा नहीं होता है। आप जरा अपना अवलोकन कर लें, आप जो कुछ कह रहे हैं, ठीक है, वो क्यों कह रहे हैं ये बता दीजिए। क्या इसलिए कि आप उस विचार से सहमत हैं? नहीं, कतई नहीं। आप इसलिए वो कह रहे हैं क्योंकि आपके हित में वो है। जो लोग शेड्यूल कास्ट में रिजर्वेशन, ठीक है, उसमें क्रीमी लेयर को हटाने का विरोध कर रहे हैं, वो भी तो संविधान के आधार पर कर रहे हैं। लेकिन वो क्या संविधान की असल व्याख्या है? वो कहते हैं जब तक संविधान है, ठीक है, तब तक क्रीमी लेयर अलग नहीं हटाई जा सकती, जबकि संविधान की भावना कहती है कि क्रीमी लेयर सबसे पहले अलग होनी चाहिए, चाहे वो एससी एसटी हो और चाहे वो ओबीसी हो, कोई हो, ठीक है ना। तो आप संविधान की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि संविधान में वर्णित विचार का उपयोग अपने हितों के लिए कर रहे हैं। आप अक्सर विचार का उपयोग इसलिए नहीं करते या विचार के प्रवक्ता इसलिए नहीं बनते कि आप उस विचार से प्रभावित है, बिल्कुल नहीं है। आप विचार के प्रवक्ता सिर्फ इसलिए हो जाते हैं क्यों कि आप, ठीक है, आपके स्वार्थों के अनुकूल व्याख्या वो विचार प्रस्तुत कर रहा है, इसलिए आप विचार के प्रवक्ता ये हो जाते हैं। सेविनी का भी चरित्र यही है। सेविनी हिस्टोरिकल स्कूल के प्रवक्ता हो गए इसलिए नहीं कि सेविनी बड़े प्रभावित हैं हिस्टोरिकल स्कूल से। सेविनी जिस समय पढ़ा रहे, सेविनी प्रोफेसर है, और सेविनी जिस समय एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, तो उसी समय
उनके साथी प्रोफेसर इस बात की मांग कर रहे थे कि जर्मनी का जो कानून है, इसको कानून के यानी जर्मन समाज की जो रूढ़ियां हैं, इनको कानून के तौर पर राज्य को मान्यता देनी चाहिए। सेविनी ने उनके आंदोलन को कोई समर्थन नहीं दिया, बल्कि सेविनी ने यह कहा कि रोमन विधि को जर्मन के कानून के तौर पर मान्यता मिलनी चाहिए। आप हिस्टोरिकल स्कूल की बात करते हो, आप ये कहते हो समुदाय की विधि होती तो रोमन की विधि तुम्हारी विधि कैसे हो सकती है? इस बारे में दो विचार क्यों हो सकता भाई? था क्या कि ये जो सेविनी है ये रोमन विधि का ही व्याख्याता था, ये पारंगत विद्वान था रोमन विधि का। अब ये भी संभव है। अब भाई सेविनी के मन में क्या था रोमन विधि की एडवोकेसी करने के पीछे, ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि हो सकता है भाई क्योंकि उन्होंने रोमन विधि पढ़ी थी इसलिए रोमन विधि की अच्छाइयों से वो परिचित रहे हो, इसलिए कह रहे हो कि रोमन विधि ठीक है लागू होनी चाहिए जर्मनी की क्योंकि वो अच्छी है। या ये भी हो सकता है कि चूंकि वो खुद रोमन पढ़े हैं, रोमन विधि के अध्येता हैं, इसलिए रोमन विधि हो जाए हम रहेंगे, बाकी तो कोई होगा ही नहीं क्योंकि सबसे अच्छी पढ़ी है मीन रखी। हो तो ये भी सकता है ना, ठीक है। तो अक्सर देखा यह जाता है कि आदमी अपने निहित स्वार्थों के लिए विचार का प्रवक्ता हो जाता है। और अगर हम ये मान लें कि रोमन विधि की वकालत सेविनी इसलिए कर रहे थे क्योंकि वे खुद रोमन विधि के अच्छे जानकार थे, तो यह बात सत्यता के ज्यादा नजदीक लगती है, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से वे ऐतिहासिक विचार का समर्थन कर रहे थे और यह कह रहे थे कि विधि की प्रकृति देशज होती है, सार्वदेशीय नहीं होती। तो सैद्धांतिक तौर पर उन्हें इस बात का समर्थक होना चाहिए था कि जर्मन की रूढ़िगत विधि जर्मन की विधि बने, जो कि उन्होंने नहीं किया। तो दिखता यही है कि सेविनी अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए ऐतिहासिक विचार का उपयोग ये कर रहे थे, ठीक है, दिखता ये है। लेकिन आप अपने निहित स्वार्थों के लिए भी किसी सिद्धांत का उपयोग करोगे तो बातें बहुत अच्छी अच्छी करोगे, ये तय है। और सेविनी ने भी बातें बहुत अच्छी अच्छी की हैं, ठीक है। और सेविनी के ठीक है समय प्रोफेसर थिबेट थे, ठीक है, वो जो कुछ कह रहे थे वो सेविनी के विरोध में जा रहा था, इसलिए सेविनी का विरोध, ठीक है, प्रोफेसर थिबेट का विरोध करने में मतलब सेविनी सफल ही तब हो सकते हैं जब प्रोफेसर थिबेट नाकामयाब हो जाए। अगर प्रोफेसर थिबेट कामयाब होते तो सेविनी ठीक है जर्मनी में सफल नहीं हो सकते थे, इसलिए उन्होंने प्रोफेसर थिबेट का भी विरोध किया। सेविनी ने क्या कहा, ठीक है, सेविनी का सिद्धांत क्या है, इस पर हम लोग कल बात कर लेंगे। लेकिन ऐतिहासिक विचारधारा कैसे पैदा हुई और ये कानून के बारे में क्या कहती है, इसका इंट्रो ये हमने आज आपको दिया। बाकी सेविनी क्या है इस पर कल बात